सुचिता ने कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा उठाया हुआ कदम आज उसे इतने बड़े संकट में खड़ा कर देगा। अब इस भयंकर स्थिति से लड़ने के लिए उसे खुद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन अभी इस वक्त तो सुचिता का शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था। थकावट के कारण उसका शरीर हाँफ रहा था। अब उसमें और खड़ी होकर चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। बुरी तरह से थक चुकी थी। लेकिन अगर वह रुक जाती है तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अपने आप से विनती करती हुई सुचिता ने अपनी अंदरूनी ताकत को जिंदगी का लालच दिया और एक बार फिर से अपना हौसला बढ़ाकर तेजी से भागने लगी, उसी दिशा में आगे की ओर। मगर इस बार हिम्मत उसकी बातों में नहीं आई और उसने आखिर दम तोड़ ही दिया। सुचिता ने एक पल ठहर कर आसमान की ओर देखा। शायद सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। मुझे सूरज निकलने से पहले ही कोई सुरक्षित ठिकाना तलाशना होगा, वरना पता नहीं मैं फिर किसी सूरज का उगना देख भी सकूंगी या नहीं। मन ही मन यह सोचते हुए उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे दूर तक कुछ रोशनी गुजरती हुई सी दिखाई दी। शायद कोई रोड है। मुझे किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचना ही होगा, तभी किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद जागेगी। सोचती हुई सुचिता ने फिर अपना सफ़र शुरू किया। सुचिता का अनुमान सही निकला। यह सड़क ही थी, दो को आपस में जोड़ता एक स्टेट हाईवे। कुछ ही दूर पर एक छोटा सा टोल नाका भी बना हुआ था। सुचिता किसी तरह अपने आप को ठेलती हुई वहाँ तक लेकर गई, मगर कुछ बोल पाती इससे पहले ही गिरकर अचेत हो गई। टोल कर्मचारियों ने उसे देखा तो वो घबरा गए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करना ही उचित समझा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सहित पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और महिला पुलिस की निगरानी में सुचिता को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों की थोड़ी सी प्रयास के बाद ही सुचिता को होश आ गया। खुद को पुलिस की निगरानी में पाकर सुचिता के मन में दबे हुए गुबार को शब्द मिले और वह महिला कांस्टेबल से लिपट कर फुट फुट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर नीलिमा ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे भरोसे का एहसास दिलाया और कहा, देखो, तुम हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हें घबराने या किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेखौफ होकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में हमें बताओ। हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुचिता कुछ भी नहीं बोली, बस टकटकी लगाए छत की तरफ देखती रही। किस पर लगाए इल्ज़ाम, किसे ठहराए दोषी, किसे सज़ा दिलवाए, किसे भिजवाए सलाखों के पीछे। जो भी उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं वो उसके अपने, उसके सगे ही तो थे, वे जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है। हाँ, ये हैं उसके पापा, जो उसकी एक जिद पर सारी दुनिया उस पर न्यौछावर कर देते थे। यह है उसकी माँ, जो उसकी जरा सी तकलीफ़ पर पूरी रात आंखों में बिता दिया करती थी। उसका भाई नितिन, जो उसके लिए शहर भर से दुश्मनी मोल ले लेता था। और तो और उसकी छुटकी सी बहन मनीषा भी, जो सदा उसके आगे पीछे दीदी दीदी कहती घुमा करती थी। सुचिता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने इंस्पेक्टर नीलिमा से कहा, अभी पेशेंट काफ़ी सदमे में है, इसे नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप लोग अपनी पूछताछ कीजिएगा। इंस्पेक्टर नीलिमा सुचिता को डॉक्टर की निगरानी में छोड़कर अपने टीम के साथ लौट गई वापस। हाँ, एक महिला कांस्टेबल को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था। सबके जाने के बाद सुचिता आंखें बंद कर लेट गई। रात भर भागते रहने के कारण उसे नींद आना स्वाभाविक था, मगर सुचिता सोना नहीं चाहती थी। वह तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, अपने घर, अपने दीपक के पास,
उसकी सुरक्षित बाहों के घेरे में, जहां उसे किसी का डर नहीं, किसी की फिक्र नहीं। सुचिता के दिमाग में पिछले कई दिनों के घटनाक्रम जलचित्र की तरह घूमने लगे। करीब 10 वर्ष पहले जब वह एमबीए करने के बाद मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी, तभी उसकी मुलाकात दीपक से हुई थी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि बाहर से एकदम शांत और सीधा सा दिखने वाला दीपक अपने भीतर कवि हृदय भी रखता था। सबके साथ सुचिता को भी यह बात उस साल कंपनी की न्यू ईयर पार्टी में ही पता चली थी, जब उसने वहाँ एक प्रेम गीत गाया था। उसकी प्रेम कविताओं की धारा में बहती बहती सुचिता कब उसके प्रेम पास में बंध गई, उसे भान ही नहीं हुआ। अब तो सुचिता जब देखो तब किसी न किसी बहाने से उसके पास ही बने रहने की कोशिश में लगी रहती थी। उसने यह बात छुटकी मनीषा से शेयर की थी। मनीषा ने ही तो उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने का हौसला दिया था। उसने कहा था, कोई सामान्य पुरुष होता तो तुम्हारी नज़दीकियों का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, मगर दीपक तुमसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और उसकी यही खूबी उसे सारी पुरुष जमात से अलग करती है। छुटकी की बात में दम है, सोचकर सुचिता दीपक के और भी करीब होने लगी थी। सुचिता ने जब कंपनी के रिकॉर्ड में दीपक का प्रोफाइल देखा तो उसे सुखद महसूस हुआ कि वह न केवल उसकी जाति से संबंध रखता है, बल्कि वे दोनों ही एक ही प्रदेश से भी हैं। अगर घर वालों को मानने में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारी शादी हो सकती है। सोचकर सुचिता खुद ही शर्मा गई। वह अपनी सोच को बहुत आगे तक ले जा चुकी थी। जिस मनीषा ने घर वालों के विरोध के बावजूद दीपक से शादी करने में उसका पूरा साथ दिया, वही बहन आज उसे दीपक के कारण जान से मारने की साजिश में शामिल हो गई। सुचिता को इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने आकर पूछा तो सुचिता ने आंखें खोल दी। जी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया और उठकर बेड पर बैठ गई। उसे बैठा देखकर कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर नीलिमा को फ़ोन कर दिया और 15 मिनट में वे भी वहां पहुंच गई। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? नीलिमा ने कहा। सुचिता ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। क्या बताती वह उन्हें कि वह अपनों की ही साजिश का शिकार हुई है। उसे जन्म देने वाली ही उसे मौत की नींद सुला देना चाहते हैं। जी, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई थी, मगर एक हादसे का शिकार हो गई हूँ। कुछ चोर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मेरा बैग और मोबाइल छीन लिया। शायद किसी बुरी नीयत से वे मेरा पीछा कर रहे थे, मगर मैं किसी तरह उनके चंगुल से बचकर यहाँ तक आ गई। सुचिता ने असली बात छिपा ली। देखिए, आप हमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें और ना ही डरें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप चाहे तो उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा सकती हैं। नीलिमा ने उसे कुरेदा, मगर सुचिता ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली और अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द को दिल के भीतर ही समेटने की कोशिश करने लगी। रात हो चली थी। हॉस्पिटल में भर्ती लगभग सभी मरीज नींद की आगोश में जा चुके थे। हाँ, कभी कभी कोई मरीज दर्द से कराहा उठता था तो अवश्य ही वार्ड की शांति भंग हो जाती थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स और कंपाउंडर भी उबासियाँ ले रहे थे, मगर सुचिता की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस वक्त को कोस रही थी जब उसने मनीषा की बातों में आकर घर लौटने का मन बनाया था। मौका भी तो कुछ ऐसा ही था। वह चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी थी। उसकी छुटकी की शादी जो तय हो गई थी। मनीषा ने जब चहकते हुए बताया था कि मम्मी पापा उसे दीपक सहित अपनाने को राजी हो गए हैं,
तो उसके सिर से भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के अपराध बोध का भारी बोझा उतर गया था, जिसे वह इतने सालों से ढो रही थी। इधर दीपक को भी 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना था। सुचिता ने सोचा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दीपक के बिना यहाँ अकेले मुंबई में रहना किसी सजा से कम नहीं था। इसीलिए उसने कंपनी से 1 महीने की लंबी छुट्टी ले ली और अपने पैतृक गांव आ गई। माँ तो सुचिता को देखते ही उससे लिपट गई थी। पापा ने भी कलेजे से लगा लिया था अपनी लाडो को। नितिन शादी के किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मनीषा ने उसे बाहों में भींचा तो फिर छोड़ा ही नहीं। न जाने कितने गिले शिकवे थे जिन्हें वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सुचिता के आने से शादी वाले घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। रात में छुटकी ने उससे चिपटते हुए पूछा, जीजी, एक बार फिर से बताना, तूने जीजा जी को आखिर कैसे रिझाया? कितनी बार सुनेगी तू? आखिर तेरा मन भरता क्यों नहीं? एक ही किस्से को बार बार सुनकर तू बोर नहीं होती? सुचिता ने झूठे गुस्से से कहा। अरे, अब तक तो फ़ोन पर ही सुनती आई थी। आमने सामने सुनने का मौका तो आज ही हाथ लगा है। सुनाना, आज तो मैं तेरे चेहरे की लाली भी देखूंगी जब तू बोलेगी। मनीषा ने जिद की तो सुचिता छुटकी की जिद नहीं टाल सकी और एक बार फिर से कूद पड़ी यादों की झील में डुबकी लगाने। मुंबई की बरसात तो तू जानती ही है, बादलों का कोई भरोसा नहीं, जब जी चाहे बरस पड़ते हैं। हालांकि हम मुंबई वाले इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, मगर उस दिन बात कुछ और ही थी। सुबह से ही बरसात हो रही थी। दोपहर होते होते तो सारे शहर में पानी ही पानी हो गया था। मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी करके लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी, मगर जो घर से बाहर थे उन्हें तो घर लौटना ही था। मैं भी अपने ऑफिस में बैठी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर ही रही थी। लगभग सभी लोग अपने घर जाने की व्यवस्था कर चुके थे, बस मैं और दीपक ही बचे थे। बारिश के थोड़ा सा हल्का होने के आसार दिखे तो दीपक ने मुझसे कहा, आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको अपनी बाइक पर घर छोड़ सकता हूँ। मगर बाइक पर तो हम भीग जाएंगे। मैंने कहा, घर ही तो जाना है, किसी पार्टी में तो नहीं। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है ये, पता नहीं मुस्कुराता क्यों नहीं है। मैंने यह मन ही मन सोचा और खुद भी मुस्कुरा दी। अंत में मैंने दीपक से लिप लेना तय कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था, घर पहुंचते पहुंचते मैं और दीपक पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने दीपक को 1 कप अदरक वाली चाय पीने का ऑफ़र देते हुए अंदर आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर अचानक ही उसे तेज छींकें आने लगी तो मैंने ही हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लिया था। उसे छूने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने महसूस किया कि दीपक भी मेरे छूने से थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मैंने कपड़े बदलकर चाय का पानी चढ़ा दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि दीपक भी तो भिगा हुआ है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए जेंट्स कपड़े तो थे ही नहीं। मैंने गैस धीमी करके उसे तौलिया दिया और साथ ही बदलने के लिए अपना ढीला ढाला टी शर्ट भी। यह देखकर दीपक सकपका गया, मगर फिर से ज़ोर से हंस पड़ा और कपड़े बदलने चला गया। बाथरूम से आया तो उसका हुलिया देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। दीपक मेरे टी शर्ट में बहुत ही फनी लग रहा था। अभी हम दोनों चाय पी ही रहे थे कि बाहर बारिश फिर से बहुत तेज हो चली थी। मैंने झिझकते हुए दीपक से घर न जाने की जिद की। दीपक को भी शायद यही ठीक लगा और वह मेरे पास ही रुक गया। मेरी रूम पार्टनर आजकल छुट्टी पर अपने घर गई हुई थी और मेरा टिफ़िन भी बारिश के कारण नहीं आया था। खाने की बात आने पर दीपक ने मुस्कुराते हुए रसोई संभाली और बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव बना लिया। बात करते करते हमारा आपसी संकोच काफ़ी हद तक दूर हो चुका था।
हम देर रात तक हंसी मजाक करते हुए एक ही सोफे पर बैठे टीवी देखते रहे। फिर न जाने कब हमें नींद आ गई। सुबह दीपक अभी भी सो ही रहा था। पता नहीं क्या सम्मोहन था उसके मासूम चेहरे में कि मैंने उसे अपना दिल दे दिया। सुचिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर अचानक ही आंखों में फिर से डर की परछाइयाँ तैरने लगी। उसे याद आ गया 10 दिनों पहले का वह मंजर, जब मनीषा की शादी तय करवाने वाला बिचौलिया कमल शादी में होने वाले लेन देन के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए पापा से मिलने घर आया था। सुचिता को देखकर बोला, यह आपकी बड़ी बिटिया है क्या? हाँ जी, यह हमारी बड़ी बेटी सुचिता है और अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। वो रेवाड़ी वाले सुभाष जी हैं ना, उनके बेटे से ही शादी हुई है इसकी। माँ ने सुचिता की तरफ प्यार से देखते हुए कमल जी से उसका परिचय करवाया। क्या बात करती हो भाभी जी, सुभाष जी और आपके पति दोनों ही एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं, इस नाते तो यह शादी नाजायज हुई। कमल जी ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। मगर हमारे परिवार का आपस में तो कोई संबंध नहीं है, सुचिता के पापा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पुरखों ने शादियों में गोत्र टालने का प्रावधान यूं ही मजाक में किया था। नहीं साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन समाज की परिपाटी तो सभी को निभानी पड़ती है। कमल जी अब अपना यहाँ आने का मकसद भूल चुके थे और इस नई बहस में उलझ गए। पापा मम्मी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कमल जी ने किसी की एक ना सुनी। आखिर में वे पापा से भुगतने को तैयार रहने की धमकी देते हुए चले गए। किसी अनजान आशंका से सुचिता का मन कांप गया और जैसा कि उसे डर था, कमल जी तीसरे ही दिन वापस आए तो उनके तेवर कुछ अलग ही थे। पापा और कमल जी बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जो कि बीच बीच में तेज भी हो रही थी। सुचिता के कान उधर ही लगे थे। उसने सुना वे कह रहे थे, पंचों की राय है कि सुचिता बिटिया की शादी को खारिज करार दिया जाए और वह पूरी पंचायत के सामने अपने पति को राखी बांधकर भाई बनाए। यह सुनते ही सुचिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सांस रोके आगे का वार्तालाप सुनने लगी। मगर यह कैसे संभव है? सुचिता की शादी को 5 साल हो चुके हैं। ऐसे में वह कैसे यह सब कर सकती है? पापा ने विरोध किया था। तो फिर आप मनीषा की सगाई को टूटा समझें। आपके होने वाले समधी इस हालात में आपके साथ रिश्ता रखने के इच्छुक नहीं हैं। और सिर्फ वही नहीं, अब तो मनीषा को कोई भी गैरतमंद आदमी अपने परिवार की बहू नहीं बनाएगा। यह भी पंचायत ने ही तय किया है। कमल जी ने अपना दो टूक फैसला सुनाया। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? पापा ने हारी खिलाड़ी की तरह हथियार डालते हुए विनती की। है क्यों नहीं रास्ता? रास्ता है ना, मगर निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, सुचिता के रहते मनीषा की शादी नहीं हो सकती, यह तो तय है। आपको 2 दिनों बाद पंचायत ने तलब किया है। आप वहां आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। कमल जी पापा को पंचायत का फरमान सुनाकर कहकर चले गए। उस दिन घर में मातम सा पसर गया था। खाना बना तो था, मगर किसी से भी एक निवाला तक नहीं निगला गया। सब चुपचाप थे, अपने अपने विचारों में गुम। हर दिमाग में मंथन चल रहा था, न जाने कौन क्या सोच रहा था। 2 दिनों बाद सुचिता के पापा चौपाल में बुलाई गई विशेष पंचायत में पहुँचे और जब वापस आए तो सुचिता ने महसूस किया कि पापा और भाई दोनों का मूड उखड़ा हुआ था। माँ ने पूछा तो भी वे टाल गए। रात को अचानक सुचिता की नींद खुली तो उसने देखा कि मनीषा बिस्तर पर नहीं है, शायद बाथरूम में होगी। सोचकर सुचिता उसका इंतज़ार करने लगी, मगर जब वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो सुचिता कमरे से बाहर निकल आई। पापा के बेडरूम की लाइट जलती देखकर वह उधर चल दी। भीतर से बहुत धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी।
सुचिता के अलावा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। सब किसी गहन मंत्रणा में लगे थे। सुचिता ने कानाफूसी सुनने की कोशिश की, मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, इतना अंदाज़ा उसे हो गया था कि यह मीटिंग उसी को लेकर हो रही है। भाई नितिन ने कहा, समस्या की जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। यह सुनते ही सुचिता काँप उठी। तभी पापा ने कहा, समाज में अपनी इज्जत के लिए मैं ऐसी कई औलादें कुर्बान कर सकता हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? इस बार माँ की ममता ने विरोध किया, मगर सबने उसे सिरे से खारिज कर दिया। सुचिता समझ गई कि यह मीटिंग उसे रास्ते से हटाने के लिए हो रही है। वह चुपचाप वहाँ से हट गई और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अब उसने अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकालने के बारे में सोचना शुरू किया। दीपक तो इतनी जल्दी यहाँ आ नहीं सकेगा। अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देती हूँ ताकि वह कल किसी बहाने से आकर मुझे घर से ले जाए। आगे तो मैं संभाल लूँगी। यह सोचते हुए सुचिता ने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मोबाइल अपनी जगह पर ना पाकर सुचिता समझ गई कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उसका संपर्क बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। यानी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रही है। तो फिर अभी अनजान बने रहने में ही भलाई है। मुझे मौके का इंतज़ार करना होगा। सुचिता ने सोचा और चुपचाप लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी मनीषा भी आकर बगल में लेट गई। कहाँ चली गई थी? सुचिता ने उसे टटोला। कहीं नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही थी तो छत पर टहल रही थी। मनीषा साफ झूठ बोल गई। आज चल मैं सुला दूँ, कहकर सुचिता ने उसका सिर सहलाने की कोशिश की, मगर मनीषा ने रहने दो कहकर उसका हाथ परे कर दिया। सुचिता सारे घटनाक्रम से अनजान बने रहने का नाटक करती हुई घर की सारी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखे हुई थी। उसने अपने मोबाइल के बारे में भी सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, खो गया होगा, नया ले आएंगे। सुचिता ने भी बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की। आज सुचिता को वह मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। माँ तो पापा को लेकर अपनी मायके गई हुई थी शादी का निमंत्रण देने, और नितिन गया था शादी के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करने पापा के दोस्त के यहाँ। सभी लोग कल दोपहर तक ही आने वाले थे। घर में वह और मनीषा ही थे। सुचिता ने अपने सारे रुपए और गहने पर्स के हवाले किए और पर्स को सिरहाने छिपा कर रख लिया। उसने अपने स्पोर्ट्स शूज़ भी सुरक्षित कर लिए। रात को मनीषा ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी अपनी तकिया के नीचे रख ली। मौका पाकर सुचिता ने सोई हुई मनीषा के बालों को सहलाने के बहाने धीरे से वह चाबी निकाल ली, और जब मनीषा गहरी नींद में थी तो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। घर से बाहर निकलने से पहले उसने मनीषा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसका मोबाइल बरामदे में लाकर रख दिया, ताकि ना तो सुचिता खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सके, ना ही किसी से संपर्क साध सके। इतना समय काफ़ी था सुचिता के पास अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह सुचिता खुद को एक बार तो मौत के मुंह से निकाल कर ले आई, मगर जब वह वापस मुंबई नहीं पहुंच जाती तब तक सुरक्षित नहीं थी। रात लगभग बीत चुकी थी, मगर सुचिता ने अब तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक ना आ पहुँचे। अब तक तो सभी घर वालों को मेरे भागने के बारे में यकीन हो ही गया होगा। मुझे 1-2 दिन और यहीं पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहिए। सोचते सोचते सुचिता ने एक बार फिर सोने की कोशिश की और इस बार उसे नींद आ ही गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। डॉक्टर सुबह के राउंड पर आ गई थी। सुचिता को देखकर मुस्कुराई और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। तभी इंस्पेक्टर नीलिमा भी आ गई और उन्होंने सुचिता का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार फिर से सहानुभूति से पूछताछ शुरू की। सुचिता ने भी अब सहयोग करने की सोच ही ली थी। उसने पूरी बात इंस्पेक्टर
को बताकर अनुरोध किया और कहा, मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है। मेरे पति 1 सप्ताह बाद इंडिया आएंगे, तब तक मुझे सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। मगर मैं किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाना चाहती। इंस्पेक्टर नीलिमा मानवता के नाते उसे अपने साथ अपने घर ले गई। सुचिता ने फ़ोन पर दीपक से संपर्क साधा और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। सप्ताह भर बाद दीपक आकर सुचिता को साथ ले गया। सुचिता, तुम इस मुश्किल वक्त में मेरे मम्मी पापा के पास भी तो जा सकती थी, दीपक ने प्यार से कहा। जा तो सकती थी, और सबसे पहले यही ख्याल ही मेरे मन में आया था, मगर मुझे समय पर भरोसा नहीं था। कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागी थी। मुझे डर था कि कहीं कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसी बात ना हो जाए, कहीं वहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा ना हो जाएं। अगर मेरी आशंका सही निकलती तो फिर मैं आज यहाँ तुम्हारे पास ना होती। सुचिता अब तक भी डर के साए में ही थी। दीपक को भी उसकी बात में दम लगा, इसीलिए उसने अपने मन का वहम निकाल देना ही उचित समझा। दीपक ने अपने पापा को फ़ोन करके पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया और सुचिता के खिलाफ रची गई साजिश के बारे में उन्हें बताया। सुनते ही पापा भड़क उठे, बोले, हद हो गई। किस आदम युग में जी रहे हैं लोग आज भी? क्या हो रहा है यह सब? क्या न्याय पुलिस कुछ भी नहीं बचा? लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सुचिता के पापा से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और जैसा कि सुभाष जी ने कहा था, वे एक दिन दीपक की माँ को लेकर सुचिता के पापा से मिलने उनके घर गए। उनका परिचय जानने के बाद सुचिता के पापा सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उनका सामना कैसे करें। दरअसल वे लोग अब भी इस मुगालते में थे कि सुचिता घर से भागकर कहीं चली गई है और उसके ससुराल वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुचिता सही सलामत अपने पति के पास पहुँच गई है, तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। सुभाष जी के कुछ कहने से पहले ही सुचिता के पापा ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांग ली और अपनी दकियानूसी सोच को त्याग कर सुचिता और दीपक को आदर के साथ घर लाने की बात कही। मगर ऐसा करने से अगर मनीषा का रिश्ता टूट गया तो? सुभाष जी ने एक बार फिर उनका मन टटोलने की कोशिश की। टूटता है तो टूट जाए, मगर मैं अब एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकता। यह बात मेरी मोटी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से आ गई है। सुचिता के पापा ने कहा तो सुभाष जी उन्हें प्यार से गले लगा लिया। सुचिता की माँ अपने आंसू पोंछते हुए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने भीतर चली गई। लेकिन उस दिन के बाद सुचिता ने कभी उस घर में पैर न रखने का फैसला कर लिया था। जो माता पिता उसे मार डालने को तैयार हो, उनके किसी वादे का वह भरोसा नहीं कर सकती। न जाने कब कौन टपक पड़े। इसीलिए अब रिश्ते संबंध दूर से ही भले। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।